लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हल्फ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 12:30 बजे होगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत 12:30 बजे करेगा और वकला के हतमी दलाल मुकम्मल होने पर केस का फैसला आज सुनाया जा सकता है। मलिक अशरफ से तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12:30 बजे के करीब हमजा शहबाज के हलफ और वज़ारत आला के इलेक्शन के मुतल्लिक़ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा और आज हतमी दलाल दिए जाएंगे, जिसके बाद इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। जस्टिस सदाकत अली खान में दीगर जजेस इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लॉन्ज में मौजूद हैं, जहाँ पे दीगर जजेस भी हैं और जस्टिस सत्तार अहमद नईम की उनकी अलविदाई तकरीब का इनकार किया जा रहा है। तो इसके बाद जजेस तमाम जो है वो जाएंगे और आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान के कोर्ट रूम में इस केस की समाअत होगी, जहाँ पे एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत के अलावा पीटीआई के जो वकला हैं मिस्टर सैयद अली जफर और इनके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के जो कैद हैं हमजा शहबाज, उनके वकील मंसूर अवान समेत दीगर वकला आज अदालत में पेश होंगे। और अदालत ने गुज़श्ता रोज भी इस एक पॉइंट पे दोनों के कहने का मौका सुना था कि अगर 16 मई को जो पोजीशन थी वज़ारत आला के इलेक्शन की, उसमें अगर 20 सीट 25 सीटों को कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, तो उसके बाद अगर इलेक्शन करवा दिया तो उस पर क्या कहेंगे, जिस पर जो मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे उनका ये कहना था कि वो इस बात पे एग्री हैं और वो मुशावरत करना चाह रहे हैं हमजा शहबाज से, इसके लिए उन्होंने मोहलत दी थी। मजीद उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो तो साबका तरीकों से इसका इतलाक नहीं हो सकता। तमाम अदालत ने इस बात पे ऑब्जर्व किया है कि अगर वो ऑब्जर्व करते हैं कि साबका तरीकों से इसका इतलाक हो सकता है तो आज ही फौरी तौर पर इसका हुक्म दे देंगे और नया इलेक्शन होगा जिसमें हमजा शहबाज को उनके मद्दे मुकाबले जो परवेज लाई होंगे वो मद्दे मुकाबले होंगे और जितनी स्पीकर जो होंगे वो इंतखाबात करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अशरफ। और खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 37 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपये 75 पैसे का हो गया है। अशरफ खान से तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी देखा जाए, रुपया तगड़ा और डॉलर मुझसे कमजोर हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 37 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 205 रुपये 12 पैसे से गिरकर 203 रुपये 75 पैसे का हो गया। 22 जून को इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 94 पैसे की सतह से अब तक 8 रुपये 18 पैसे सस्ता हो चुका है। माइनिंग का कहना है कि डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत में कमी होगी, जो महंगाई की शरह में मजीद कमी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ज़ोहराना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दिया जाएगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। MQM और बाप के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी। ज़राए का कहना है कि ज़ोहराने में चेयरमैन नैब की तकर्री समेत हुकूमती उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ोहराना दिया जाएगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा इस ज़ोहराने में और कौन कौन शिरकत कर रहा है? बिल्कुल, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एजाज़ में PM हाउस में ज़ोहराना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो दिए जाने वाला जो ज़ोहराना है उसमें मुख्तलिफ जो सियासी अमूर हैं, जिसमें स्पेशली तौर पर MQM और बाप पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर गुफ्तगू होनी है। जो MQM के जो खदशात हैं और उनके जो मुतालबात हैं वो भी डिस्कस होने हैं और वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली ज़रदारी के माबैन जो है इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका मुलाकात भी जो है वो होनी है चंद रोज में। दौराने में उनके में नैब की तकर्री समेत हुकूमती अमूर पर जो है बातचीत भी की जाएगी और दोनों जो बड़े हैं वो बैठ कर सियासी हिकमत अमली जो है मुस्तकबिल की वो जो है उस पर गुफ्तगू भी करेंगे और लाहेमल भी तय करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। इमरान खान और शहजाद अकबर के दौर में भी चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज करता हूं कि 1 रुपये की भी करप्शन साबित करें। 3200 अरब में से 32 रुपये की भी करप्शन साबित करो, हम कौमी मुजरिम होंगे।
लोड शेडिंग का बहरान पिछली हुकूमत का तोहफा है। लोड शेडिंग का खात्मा करने के लिए हमारे पास ईंधन नहीं है। मुझे गिरफ्तार किया है 2019 में, आज तक ये बताने से कासिर है कि मेरा जुर्म क्या था। मैं आज भी नैब को चैलेंज करता हूँ कि वो एक पैसे की माली बदउनवानी साबित करें। और मैंने इमरान खान के दौर में बार बार इसी जगह खड़े होकर कहा था कि 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट रिलीजेस मेरी मिनिस्ट्री से हुई थी 2013 और 18 के दरमियान। उन 3200 अरब में मैंने बार बार इमरान खान को, जब वो ताकत के ऊपर बैठा था और शहजाद अकबर उसका मेन कारिंदा था, मैंने चैलेंज किया था कि 32 पैसे का माली फ़ायदा या फाइनेंशियल करप्शन साबित करो तो हम कौमी मुजरिम होंगे। आज जो लोड शेडिंग का बहरान हमें दरपेश है, ये मौजूदा हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा गर्मियों के मौसम में बदतरीन गैस का बहरान पैदा होने जा रहा है। गैस से चलने वाले बिजली के मंसूबे बंद पड़े हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। अवाम बगावत पर आ गए तो हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। महंगाई बम गिरा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होगी। NA 245 से ज़िम्न इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि न्यूट्रल रहें। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाल कर लेकर जा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे मरते चले जा रहे हैं और वो इस रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे। वरना इन तमाम मसाइल के ऊपर जब इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए, जिनके बच्चे सामने मर रहे हैं, भैया अब हमें मार कर मरना है, तो पाकिस्तान चलाने वालों को, इन हुक्मरानों को कहीं सर छुपाने की जगह मिलेगी नहीं। महंगाई का बम आप उसके ऊपर गिरा रहे हैं। रात को उसको आप बिजली नहीं दे रहे, सुबह आप उसको पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में आप उसको गैस नहीं दे रहे। NA 254 से जो है वो फाइल हुई हुई और इनमें से कोई एक कैंडिडेट होगा हमारा और हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम तो भरपूर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो जाए। वज़ारत आला के इलेक्शन में हमजा शहबाज को वोट न डालने वाले नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने भी हिमायत का वजन उनके पलड़े में डाल दिया। कहते हैं कि यही मौक़िफ़ रहा है कि पार्टी जिसे कहेगी वोट देंगे। पिछली बार धींगा मुश्ती की वजह से न्यूट्रल रहे थे। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में सवाल हुआ कि अगर दोबारा परवेज़ इलाही और हमजा में मुकाबला हुआ तो तब भी न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जवाब इनकार में था। मैं ये अल ऐलान कहता था कि अगर मेरी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, इसने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तो मैं वोट नहीं डालूंगा। ये मैं साफ कहता था। उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ती तो मैं हाजिर था। लेकिन अगर अदम एतमाद उन्होंने कर ली मेरे कोऑपरेट ना करने के बावजूद और फिर नया इलेक्शन कराया, तो वो पार्टी जो कहेगी मैं वोट कह लें, उसमें फिर मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। अब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद तो आई नहीं है, वो तो रिजाइन खुद ही उन्होंने कर दिया। और नया वोट, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। यही सोच मेरी उस वक्त थी, साल पहले, और वही सोच आज है। हाँ, जब दरमियान में जो इलेक्शन हुए हैं, जब ये धींगा मुश्ती हुई हैं, तो मैं फिर साइड पे हो गया था। हमने वोट ना परवेज़ इलाही साहब को दिया, ना हमने हमजा साहब को। अभी भी आप न्यूट्रल रहेंगे अगर अदालत ये कहती है कि मामला 16 अप्रैल पे वापस चला जाए? हमजा शहबाज वर्सेस चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन वैसे ही हो जैसे 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जब वो प्रेजाइड कर रहे थे उसमें, तो आप न्यूट्रल रहेंगे? नहीं। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के केस के लिए खुसूसी बेंच की तश्कील का मामला है। साबिक खातून MP आयशा नवाज चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। 63A का केस सुनने वालों के अलावा दीगर जजेस को बेंच में शामिल करने की इस्तदा की गई है। गैर जानिबदारी के लिए ऐसा बेंच ज़रूरी है जिसमें नए जजेस शामिल हों। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया गया है। साबिक MP आयशा नवाज के वकील जावेद इकबाल ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 25 MPs मुनहरिफ जो अरकान थे, उनका जो फैसला दिया था, हम ये समझते हैं कि ये फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सदारती रेफरेंस पर जो ऑर्डर आया था उससे प्रेजुडिस होकर दिया। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला किया तो उन्होंने सदारती रेफरेंस के साथ साथ इसको 2 जुरिसडिक्शन में डिसाइड किया।
नंबर 1, एक तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इंटरप्रिटेशन मांगी गई थी उसमें, और सेकेंडली जो है इसको सुओ मोटो जुरिसडिक्शन में भी ट्रीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जजेस जो ऑनरेबल जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उस वक्त सदारती रेफरेंस के बेंच का हिस्सा थे, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत मैं ये समझता हूँ, मेरे मौकलीन ये समझते हैं कि उन जज साहबान के अलावा दीगर जो जज साहबान है सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारा केस सुने ताकि वो अपने उस प्रीवियस ओपिनियन से जो है वो प्रेजुडिस हुए बगैर इसका फैसला करें। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमने सदा की है कि हमें हमारी अपीलें उन बेंच के सामने लगाई जाएं जो बेंच सदारती रेफरेंस का हिस्सा नहीं थे। हमारा दीगर जजेस से मुराद ये है कि जो जज साहबान सदारती रेफरेंस वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे, ऑनरेबल 5 जजेस जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे सदारती रेफरेंस का। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अदर देन ऑनरेबल ये जो बेंच था, इसके जो मां सिवाय जो दीगर जज साहबान हैं उनको उनके सामने हमारी अपीलें फिक्स की जाएं ताकि जब वो फैसला करें तो उनके सामने ये उनकी वो आरा जो है वो आड़े ना आए और वो उसको ओपन माइंड के साथ हमारे केस को सुने और उसको मेरिट के मुताबिक फैसला करें। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, हमारे केस में बहुत बड़ी इलीगैलिटी हुई है। जो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल ही नहीं हुई, और ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में ये बात मानी भी है कि ये हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम इन अरकान को जो है वो डिसीट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आया था हमारे फैसले से 1-2 दिन पहले, उससे प्रेरित होकर उन्होंने ये फैसला किया। कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की नवीद सुना दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं आज रात से सिंध में दाखिल होना शुरू होंगी। 3 जुलाई तक 5 जुलाई कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। स्पेल सिंध में 2 जुलाई से उसके दाखिल होने का एक्सपेक्टेशन है। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेके 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। तो कभी हल्की और कभी तेज़ और कभी बहुत तेज़ बारिश होगी, इसमें इम्कान यही है। और कराची के लिए बिलखुसूस हम कहें तो 2 जुलाई की रात से या फिर 3 से आप कहें 3 से लेके 5 तक एटलीस्ट ये सिलसिला रहेगा। और उसमें हमारी एडवाइजरी में यही मेंशन किया गया है कि तेज़ स्पेल के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है बड़े शहरों में, कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन वगैरह की तरफ बिलखुसूस, उमरकोट भी और मीरपुर खास भी खासकर। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेंशन किया गया है कि ये तेज़ स्पेल 2 जुलाई से लेके 5 तक मुहित है, इसमें अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है। नेक्स्ट स्पेल के देखें, अभी वैसे तो हमारी एडवाइजरी में मेंशन किया गया था शुरू की जो आउटलुक थी उसमें कि जो मानसून का पहला फर्स्ट हाफ आप कह लें कि 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ज़्यादा बारिशें इसी में एक्सपेक्टेड हैं। और दिखाई दे रहा है कि जो जुलाई के पहले 15 दिन हैं एटलीस्ट, इसमें एक के बाद दूसरा स्पेल, दूसरे के बाद तीसरा स्पेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो दूसरा स्पेल होप मतलब इस तरह से एक्सपेक्टेशन ये है कि 7 जुलाई से आनवर्ड, फिर 7 जुलाई की शाम रात से आनवर्ड दूसरा स्पेल भी मुतवक्की हो सकता है। जबकि महकमा मौसमियात इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीद सुनाई है। मजीद अहवाल जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी जिससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बिलाखिर महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी सुना दी गई है। आज दिन में तो मौसम थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन शाम के औकात में ना सिर्फ आंधी आएगी, बादलों की गरज चमक होगी, बल्कि बारिश भी खूब बरसेगी। और बारिशों का ये सिलसिला 5 जुलाई और उसके बाद 8 जुलाई से दोबारा शुरू होगा और ईद भी मज़े की और ठंडी गुजरेगी। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान है। और वो जो गर्मी की शिद्दत गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी वह एकदम से कम हो जाएगी। और लेकिन आज भी इस्लामाबाद में हल्की हल्की ठंडी हवा है, यानी इम्कानात शुरू हो गए हैं बारिश होने के, जिससे शहरी खुश हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो कम से कम 28 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7674 मेगावाट है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,226 मेगावाट जबकि तलब 29,900 मेगावाट है। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मजीद क्या बताना है ज़राए पावर डिवीज़न की जानिब से। देखिए, इस वक्त जो शॉर्टफॉल है वो 7,475 मेगावाट है। बिजली की जो मजमूई पैदावार है वो 22,226 मेगावाट है।
اور ڈیمانڈ جو ہے وہ 29,900 میگا واٹ ہے. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ تقریباً عصر کے ٹائم تک یہ شارٹ فال جو ہے وہ 10,000 میگا واٹ سے بھی کر جاتا ہے. اور اس وقت ملک بھر میں جو 14 گھنٹوں سے زائد جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. اور کیپٹل جو اسلام آباد میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے. ہر گھنٹے بعد جو ہے یہاں پر ایک سیکٹر میں جو ہے وہ لائٹ جا رہی ہے جس سے عوام جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. لیکن جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں پر اس سے بھی ابتر صورتحال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ریفائنریز نے لاگت میں اضافے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی تجویز دے دی ہے. فی لیٹر پیٹرول کی ریفائنری لاگت میں 4 روپے 55 پیسے اور 1 لیٹر ڈیزل کی لاگت میں 16 روپے 89 پیسے لاگت بڑھ چکی ہے. 1 جولائی سے سیل ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کتنی عائد ہوگی یہ حکومت ہی فیصلہ کرے گی. تفصیلات کے لیے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں. جی اشرف، بتائیے گا. جولائی سے دیکھا جائے ریفائنری نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی کاسٹ جو ہے لاگت بڑھنے کا اشارہ دے دیا اور یہاں پہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ جو پیٹرول پہ جو ہے 4 روپے 55 پیسے، ڈیزل پہ 16 روپے 89 پیسے اور لائٹ اسپیڈ ڈیزل پہ 13 روپے 99 پیسے اضافے کی تجویز دی. اور یہ کہا ہے کہ جو ریفائنری کی لاگت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو پیٹرول کی ریفائنری لاگت جو ہے وہ 233 روپے 89 پیسے سے بڑھ کے 238 روپے 44 پیسے پہ پہنچ گئی ہے. ساتھ میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی جو 263 روپے 31 پیسے تھی وہ بڑھ کے 280 روپے 20 پیسے پہ پہنچ گئی ہے. اور یہاں پہ جو ریفائنری ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جو قیمتیں ہیں ریفائنری کی لاگت ہی ہے صرف، اور اس میں حکومت کے جو ایکچوئل قیمت ہے جو ٹیکسز جو لے رہی ہے مارجنز وہ اس میں شامل ہے. لیکن ابھی 0 سیل ٹیکس ہے، 0 جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے. اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس عائد کرنے کا تو اس کے الگ اضافہ ہوگا. اس وقت جو پیٹرول کا جو اضافے کا جو کہا ہے حکومت کو 4 روپے 55 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پہ 16 روپے 89 پیسے اضافے کا کہا ہے. اور یہ بھی جو انڈسٹری ذرائع نے کہا ہے کہ جو بجٹ میں فائنانس بل میں جو پیٹرولیم لیوی ہے جو 30 روپے فی لیٹر تک وصول کرنی تھی وہ 50 روپے فی لیٹر تک پہنچا دی گئی ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے پیٹرولیم لیوی کتنی لگانی ہے اور ساتھ میں سیل ٹیکس کتنا لگانا ہے. جو ذرائع نے یہ کہا ہے کہ آدھے کے قریب جو ہے حکومت لگانے جا رہی ہے 1 جولائی سے، کیونکہ بجٹ میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں حتمی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا پیٹرول مصنوعات میں اضافہ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور خبر دیں گے آپ کو، اینٹی کرپشن نے سابق خاتون اول کی دوست فرح گوگی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. گجرانوالہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. فرح گوگی کی کنسٹرکشن کمپنی غوثیہ بلڈرز نے گجرانوالہ میں جی مگنولیا کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی ہے. تفصیلات جانتے ہیں، رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان، آگاہ کی جگہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی بالکل، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے سابق خاتون اول کی دوست فرح گوگی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. گجرانوالہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں. فرح گوگی کی کنسٹرکشن کمپنی غوثیہ بلڈر جس میں فرح گوگی ڈائریکٹر ہیں، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ویجیلنس سیل کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے. کنسٹرکشن کمپنی غوثیہ بلڈرز نے جی منگولیا کے نام سے گجرانوالہ میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، جس میں اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کمپنی پہ جتنے پلاٹس ان کے پاس موجود تھے اس سے زائد فائلیں بیچ کر شہریوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کا الزام ہے، جس پہ ابتدائی طور پہ اینٹی کرپشن کی ٹیم میں کچھ درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس پہ اینٹی کرپشن کے ویجیلنس سیل نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. اور اس حوالے سے گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے غوثیہ بلڈرز اور جی منگولیا جو کمپنی ہے اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے ویجیلنس ونگ نے طلب کر لی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ 1 نے اغوا اور قتل کیس میں 3 مجرمان کو سزائے موت سنا دی ہے. داؤد شہزاد، مہدی اور افتخار کو جرم ثابت ہونے پر 2 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ 1 نے اغوا اور قتل کیس میں 3 مجرمان کو سزائے موت سنائی ہے. تفصیلات جانتے ہیں رضوان سعید سے. جی رضوان، بتائیے گا اس بارے میں.
हाँ जी बिल्कुल, आज दहशत गर्दी अदालत कोयटा 1 ने अगवा और कत्ल के केस में 3 जो मुजरिमान थे उनको सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि 15 फरवरी को इन मुलजिमान ने जो है वो हज़ारा टाउन से 10 साल बच्चे अली शेर को अगवा किया था, जिसे बाद में 3 करोड़ रुपए उनकी रवायती से तावान भी तलब किया गया था। ताहम 16 फरवरी को इस लड़के को सरानान के करीब कत्ल कर दिया गया था। इसमें 3 मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए थे, इन्हें 2 मरतबा अदालत की जानिब से जो है वो सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि इन मुलजिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तीनों मुलजिमान को 2 मरतबा जो है वो सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माली साल के आखिरी दिन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रात गए तक खुले रहेंगे। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम का कहना है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस ने 29 जून को 308 मिलियन रुपए वसूल किए। ये रकम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैक्स की मद में जमा करवाई गई। माली साल का आज आखिरी दिन है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस रात गए तक खुले रहेंगे। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम का कहना है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस ने 29 जून को 308 मिलियन रुपए वसूल किए हैं। ये रकम एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैक्स की मद में जमा करवाई गई है। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की माहाना पेंशन 68,000 रुपये होगी। हुकूमत की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक शाह फरमान को 3 ममनुआ बोर और 6 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की माहाना पेंशन 68,000 रुपये होगी। हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया के मुताबिक शाह फरमान को 3 ममनुआ बोर और 6 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस जारी किए जाएंगे और उनकी माहाना पेंशन 68,000 रुपये होगी। हुकूमत की तरफ से एलामिया जारी किया जा चुका है। एलामिया के मुताबिक साबिक गवर्नर किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। शाह फरमान के रहाइश गाह पर मुफ्त टेलीफोन सर्विस मुहैया की जाएगी। 5 साल तक पुलिस और सरकारी ड्राइवर साबिक गवर्नर के साथ होंगे। एलामिया में ये बताया गया है साबिक गवर्नर को 4 साल तक स्टेनो की सहूलत फराहम की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का माहाना पेंशन 68,000 रुपये होगा। एलामिया जारी किया जा चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 नए रूट्स पर मेट्रो बस चलेगी। नए रूट्स पर ईद के बाद ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो बसें चलेंगी। दोनों रूट्स पर मेट्रो का अलग से ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 नए रूट्स पर अब मेट्रो बस चलेगी। नए रूट्स पर ईद के बाद ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो बसें चलेंगी। दोनों रूट्स पर मेट्रो का अलग से ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के 2 नए रूट्स पर अब मेट्रो बसें चलेंगी। नए रूट्स ईद के बाद फंक्शनल हो जाएंगे। महकमा तालीम कराची के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ को टाइम स्केल देने का फैसला किया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ में 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन शामिल हैं। आज़ाद नोहरियों से तफसीला जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ को मुल्क की तारीख में पहली बार उनको जो है टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा तालीम ये दोनों साइड स्कूल तालीम और कॉलेज तालीम जैसे तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को खत अरसाल करके 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमिन की रिपोर्ट तलब कर ली है। इनको टाइम स्केल दिया जाएगा। इन मुलाजमिन में नायब कासिद, चौकीदार, खाकू और माली शामिल हैं, जिनको महकमा तालीम की तरफ से टीचिंग स्टाफ के बाद नॉन टीचिंग स्टाफ को टाइम स्केल दिया जा रहा है। इस हवाले से महकमा तालीम में ये फैसला किया गया। इससे कबल इन मुलाजमिन को टाइम स्केल नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको अब अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کی رکنیت بحال کی جا چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر قبلہ ایاز کے عہدے سے برطرفی کا حکم معطل کر دیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈاکٹر قبلہ ایاز کو بورڈ آف گورنرز کے رکن کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب برطرفی کا حکم معطل کیا ہے۔